हेलो गाइस। सो दिस इज़ भास्वती हियर और आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके डिस्कस करने वाली हूँ, जो है रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये बीएससी लेवल का टॉपिक है और मैं इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानते हैं कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग होती है और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अलग होती है, लेकिन दोनों को हम कंबाइंड वे में भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी होती है जो रोटेशनल एक्टिव नहीं होती, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी होती है जो रामन एक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स रोटेशनल एक्टिव नहीं होती, उन मॉलिक्यूल्स को, उन गिने चुने मॉलिक्यूल्स को हम रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर हम जिसे कहते हैं रामन स्कैटरिंग। ठीक है, रामन स्कैटरिंग क्या होता है, इसके बाद हम धीरे धीरे रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाएंगे। ठीक है, तो रामन स्कैटरिंग क्या होता है, सपोज़ आपके पास मान लीजिए कोई सा भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल है और आपने उसमें क्या किया है, रेडिएशन पास किया है। ठीक है, अब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, राइट। सो हमने माना है कि रेडिएशन पार्टिकल नेचर का होता है और जो हर एक पार्टिकल होता है, यानी कि हर एक जो फोटोन होता है, उस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ठीक है, तो जब एक फोटोन क्या करता है, एक मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल इस फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा। अब्जॉर्व करके क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ ट्रांजिशन करेगा, हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, ये है हमारा हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब कैसी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, मॉलिक्यूल के ओवरऑल एनर्जी की, राइट। तो मॉलिक्यूल ने क्या किया, मॉलिक्यूल के ऊपर हमने रेडिएशन डाली। ठीक है, रेडिएशन डाला हमने मॉलिक्यूल के ऊपर। रेडिएशन क्या होता है, फोटॉन्स से बना हुआ होता है और हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। जब ये फोटोन एक मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद, कोलिशन होने के बाद, धक्का खाने के बाद मॉलिक्यूल क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्व करता है। ठीक है, एब्जॉर्व करके क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ। अब ट्रांजिशन होने के बाद जब वो वापस से, पहले मॉलिक्यूल यहाँ था, लोअर एनर्जी स्टेट में था, फिर जब वो मॉलिक्यूल यहाँ हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच जाता है और वो क्या होता है, वो वापस से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में घूम के आना चाहेगा ऑब्वियसली। तो जब वो घूम के आएगा, तब कभी कभार ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्व की है, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस से आता है तो वो उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है, वो इससे थोड़ा सा कम एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ किस टर्म्स में करता है, जैसा कि उसने एब्जॉर्प्शन के टाइम में फ़ोटोन एब्जॉर्व किया है, तो ऑब्वियसली जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन करेगा। और जो फोटोन हमारे पास रिलीज़ होती है, मान लो उसकी जो एनर्जी है, जो फोटोन रिलीज़ हुई यहाँ से जो फोटोन रिलीज़ हुई रिटर्न करते वक्त, तब उस फोटोन की एनर्जी मान लो कैसी है, सपोज एच न्यू नॉट है। ठीक है, और ये हमारे इंसिडेंट फोटोन के एनर्जी से कम है। और जो फोटॉन्स निकलती है ना, वो स्कैटर्ड फॉर्म में निकलती है। स्कैटर्ड फॉर्म मतलब ऐसे फैलाए हुए फॉर्म्स में, ऐसे कम एनर्जी वाले बहुत सारे फोटॉन्स निकलेंगे आपके, मतलब जब वो जो मॉलिक्यूल होगा वो लोअर एनर्जी स्टेट में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में वापस जब घूम के आ जाएगा, तब जो फोटोन रिलीज़ होगा बहुत सारे, वो स्कैटर्ड
होंगे और उनकी जो एनर्जी होगी वो इंसिडेंट फोटॉन से कम होगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं? रमन स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के स्कैटरिंग को, दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग is known as what? रमन स्कैटरिंग। ठीक है, रमन स्कैटरिंग होता है। अब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारा ट्रांजिशन होता है ना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, जब मॉलिक्यूल वापस से घूम के आता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ट्रांसमिटेड फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो इंसिडेंट फोटॉन से ज़्यादा होता है। ओके, इसलिए क्या किया जाता है? रमन स्कैटरिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। रमन स्कैटरिंग की क्या है? दो टाइप्स है। ठीक है, एक है स्टोक्स स्कैटरिंग, दूसरा क्या है? एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। अच्छा, अगर मैं किसकी बात करूं, सपोज़ मैं बात करती हूँ स्टोक्स स्कैटरिंग की। एकदम सिंपल चीज़ है। स्टोक्स स्कैटरिंग में क्या होता है? जो एमिशन के वक्त जो एमिटेड फोटॉन होता है ना, एमिटेड फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट फोटॉन के फ्रीक्वेंसी से कम होती है। यानी कि एमिटेड फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो इंसिडेंट फोटॉन के एनर्जी से कम होती है। मतलब मॉलिक्यूल क्या करता है, कुछ हद तक जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो लूज़ कर जाता है और बाकी एनर्जी अपने ग्राउंड स्टेट में वापस घूम फिर के जाने के बाद कुछ एनर्जी लूज़ करता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो उस केस में क्या होता है, जो एच न्यू नॉट होगा दैट विल बी लेस देन एच न्यू। ये क्या है? ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है। ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है और ये हमारे जो एमिटेड फोटॉन है उसकी एनर्जी है। ओके, तो हमें स्टोक्स स्कैटरिंग समझ में आ गई। इसके बाद हम समझते हैं एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में क्या होता है? जो एमिटेड फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, एमिटेड फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो इंसिडेंट फोटॉन के एनर्जी से ज़्यादा होती है। मतलब कुछ हद तक जो मॉलिक्यूल होता है वो एनर्जी गेन करता है और उसी जो गेन्ड एनर्जी है उसको, फोटॉन का तो अपना खुद का एक एनर्जी था ही इंसिडेंट फोटॉन का, लेकिन ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करते वक्त मॉलिक्यूल को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिली जो उसने कम्प्लीटली फोटॉन के टर्म्स में निकाल दी और इसलिए जो एमिटेड फोटॉन का एनर्जी हुआ वो थोड़ा सा बढ़ गया इंसिडेंट फोटॉन के एनर्जी से। और ऐसे टाइप की स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं? एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग बोलते हैं। एंटी स्टोक्स दोनों में है लेकिन एंटी है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि एंटी में ज़्यादा होगा और सिर्फ स्टोक्स है तो कम होगा। ठीक है, और अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो जहाँ पे इंसिडेंट फोटॉन और एमिटेड फोटॉन की जो एनर्जी है, दोनों की एनर्जी अगर सेम हो जाए तो इस टाइप की स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं? रेले स्कैटरिंग। ओके, रेले स्कैटरिंग बोलते हैं।
मैंने यहाँ पे 3 केसेस बनाए हैं जिसमें एंटी स्टोक्स दिखाया है, रेले स्कैटरिंग दिखाया है और स्टोक्स स्कैटरिंग दिखाया है। मॉलिक्यूल सपोज कीजिए n इक्वल्स टू 2 लेवल पे था। उसने फोटोन h न्यू एनर्जी वाली फोटोन एब्जॉर्व करी, ठीक है, लेकिन और n इक्वल्स टू 4 एनर्जी लेवल पे जा पहुँची। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल ने रिटर्न किया तो रिटर्न करने के बाद वो n इक्वल्स टू 1 स्टेट में आ गई, मतलब उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एक्वायर किया था ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब वो n इक्वल्स टू 4 लेवल पर एक्साइट हुए थे। तब उसने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी गेन किया था, जो इसलिए क्या हुआ कि एमिटेड फोटोन की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो n इक्वल्स टू 1 पर आ पहुँचा। ओके, तो इस स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं? एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग, ठीक है। कितनी एनर्जी गेन की उसने इस कंप्लीट प्रोसेस में, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? जो रिजल्टिंग एनर्जी है ई नॉट, ठीक है, और जो इनिशियल एनर्जी उसने एब्जॉर्व की है दैट इज़ ई, दैट इज़ एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू इक्वल्स टू डेल्टा एच न्यू, ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एच न्यू। तो ये जो आप देख सकते हैं, मैंने ये जो यहाँ पे डेल्टा ई लिखा है, डेल्टा ई एक्चुअली हमें इस वैल्यू को देता है कि मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी एक्वायर की है, राइट। यहाँ से यहाँ गया, n2 पे था, n4 तक गया, फिर जब n4 से वो वापस रिटर्न किया, मॉलिक्यूल ने अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहा तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, वो इससे कम एनर्जी वाले स्टेट में चला गया, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी एक्वायर की थी जिसने वो एमिटेड फोटोन के टर्म्स पे रिलीज़ कर दी। तो हमारा ये मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी जो है उसने एक्वायर की है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जो एमिटेड फोटोन था उसकी एनर्जी से इंसिडेंट फोटोन के एनर्जी को हमने सब्सट्रैक्ट किया और हमें क्या मिल गया? डेल्टा ई। ये क्या है? रेले स्कैटरिंग है। रेले स्कैटरिंग में तो कोई भी नया चीज़ नहीं है, जितना एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्व किया था उतनी ही एनर्जी का फोटोन उसने रिलीज़ किया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ने इस प्रोसेस के दौरान कोई भी एनर्जी कोई भी नई एनर्जी एब्जॉर्व या फिर लूज़ नहीं करी, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा थर्ड केस, दैट इज स्टोक्स। स्टोक्स में क्या होता है? n2 से n4 तक जाता है बाई एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, लेकिन जिस लेवल पे आना चाहिए उस लेवल पे नहीं आता, बल्कि उससे कम लेवल पे आता है, ठीक है, n इक्वल्स टू 3 पे। मतलब उसने क्या करी है? कुछ एनर्जी उसने अपने आप में एब्जॉर्व कर रखी है मॉलिक्यूल ने रिलीज़ नहीं किया उसको। तो कितना अमाउंट मतलब उसने रिलीज़ नहीं किया, एब्जॉर्व्ड हो गया, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे। जो मतलब इंसिडेंट फोटोन होगा, इंसिडेंट फोटोन के एनर्जी से एमिटेड फोटोन की एनर्जी को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस केस की तरह तो हमें डेल्टा ई मिल जाएगा। अब जो स्टोक्स में और एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में, स्टोक्स स्कैटरिंग और एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में जो डेल्टा ई होता है, जो एनर्जी गैप होता है या फिर एनर्जी डिफरेंस होता है, वो सेम होता है फॉर बोथ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स। ओके, फॉर स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स सेम होता है, राइट, दोनों सेम होता है एनर्जी गैप दोनों के लिए, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आ सकती है। अगर आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो अब तक हमने समझ लिया है रमन स्कैटरिंग के बारे में अच्छे से। नाउ वी विल गो टू रोटेशनल रमन स्कैटरिंग, ठीक है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? हमें पता है कि रोटेशनल लेवल्स पे ट्रांजिशन होता है, राइट। रोटेशनल लेवल्स के बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि रोटेशनल ट्रांजिशंस के वजह से क्या होता है? रमन स्कैटरिंग होते हैं। सो एक पॉइंट मैं लिखती हूँ यहाँ पे, रमन स्कैटरिंग also
occur due to what? Due to rotational transitions. ओके, रोटेशनल ट्रांजिशंस की वजह से क्या होता है, रामन स्कैटरिंग ऑब्जर्व करते हैं हम लोग. ड्यू टू रोटेशनल ट्रांजिशंस वी ऑब्जर्व रामन स्कैटरिंग. नाउ अच्छा, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के लिए एक सिलेक्शन रूल रहता है, ठीक है. तो सिलेक्शन रूल क्या कहती है, देखिए, सिलेक्शन रूल दो टाइप्स के होते हैं. सिलेक्शन रूल मतलब क्या होता है, जब भी आपके दिमाग में सिलेक्शन रूल वाला वर्ड आता है तो आप क्या सोचते हैं. सिलेक्शन रूल मतलब कोई भी दो एनर्जी लेवल दी रखी हुई है आपको, ठीक है. कोई भी दो नहीं, सपोज करिए आपके पास कुछ एनर्जी लेवल्स दी रखी है, ओके. और उन एनर्जी लेवल्स के बीच में वाकई में कोई ट्रांजिशन होगा या नहीं. ट्रांजिशन मतलब क्या, एनर्जी लेवल्स का शिफ्टिंग होना. सपोज़ मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लेवल्स दी रखी हुई है और हमारा जो डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, राइट. अब ग्राउंड स्टेट से कौन से लेवल्स के बीच में जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी की शिफ्टिंग होगी, क्या वो यहाँ से यहाँ जाएगी या यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, क्या मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा. मतलब बेसिकली एनर्जी लेवल्स के बीच में जो शिफ्टिंग हो रही होगी मॉलिक्यूल की, वही हम सिलेक्शन रूल में पढ़ते हैं. यही सिलेक्शन रूल हमें बताता है कि वेदर ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज अलाउड और नॉट. ओके, वाकई में एक ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं वो हमें मिलता है, ठीक है. अब सिलेक्शन रूल्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, दूसरा होता है आपका ग्रॉस सिलेक्शन रूल, ठीक है. तो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल के बारे में मैंने क्या बताया, सिलेक्शन रूल क्या बताता है कि कोई भी ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन है या नहीं. मतलब कोई एनर्जी लेवल्स दी हुई रखी है आपके पास, उनके बीच में ट्रांजिशन होगा या नहीं, एनर्जी की शिफ्टिंग होगी या नहीं मॉलिक्यूल की, वही हमें सिलेक्शन रूल से पता चलती है. सिलेक्शन रूल हमें यही बताता है. सिलेक्शन रूल दो टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, ग्रॉस सिलेक्शन रूल. स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या कहता है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल एक्सप्रेसेस allowed transitions in terms of changes in quantum numbers or various symmetry features of the molecule. समझ में आई बात. क्या कह रहा है कि जब हम स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल से क्या समझते हैं, कोई भी आपके पास मान लो एक अलाउड ट्रांजिशन दी हुई रखी है, उस अलाउड ट्रांजिशन को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे या रिप्रेजेंट करोगे, वही हमें स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल से मालूम पड़ता है. आप किसी भी अलाउड ट्रांजिशन को क्वांटम नंबर के चेंज के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर आप मॉलिक्यूल के बहुत सारे सिमेट्री फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके टर्म्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, जैसे कुछ देर बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वहाँ पे हम सिलेक्शन रूल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल को इन टर्म्स ऑफ चेंज इन क्वांटम नंबर डेल्टा जे इक्वल्स टू +-2, राइट. इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं. तो जे क्या है, जे हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है और इसके चेंज के टर्म्स में डेल्टा मतलब क्या समझाता है, चेंज समझाता है. तो डेल्टा जे के टर्म्स में हमने क्या दिखाया है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, यानी कि अलाउड ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए वो हमने क्वांटम नंबर के चेंज के हिसाब से दिखाया है, ठीक है. आप मॉलिक्यूल के सिमेट्री टर्म्स को भी यूज़ कर सकते हो किसी भी अलाउड ट्रांजिशन को समझाने के लिए. तो ये हमें बताता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल. नेक्स्ट कम्स ग्रॉस सिलेक्शन रूल. ग्रॉस सिलेक्शन रूल specifies the general features that a molecule must have in order to produce a spectrum of a given kind. कोई भी मॉलिक्यूल
ट्रांजिशन करने के बाद किस तरीके का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करेगा, ये हमें मतलब ग्रॉस सिलेक्शन रूल से पता चलता है। मतलब एक मॉलिक्यूल में कैसा फीचर्स होना चाहिए ताकि वो किसी भी एक प्रकार के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर सके। अब प्रेजेंटली हम कैसे स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा से मतलब है। अब रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा होने के लिए या फिर मॉलिक्यूल अगर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में मॉलिक्यूल को रिस्पॉन्ड करना है तो मॉलिक्यूल में क्या फीचर्स होने चाहिए, वही हम ग्रॉस सिलेक्शन रूल से पता लगाएंगे। ठीक है, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल रोटेशनल रमन एक्टिव होना चाहिए तो उसमें ऐसे क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल जो है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा दे पाए, हम वो स्टडी करेंगे। तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल होता है वो क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। अब आप बताओगे कि ये क्या चीज़ है पोलराइजेबल। कुछ लोग एस लिखते हैं, कुछ लोग जेड लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल का मतलब क्या है, या फिर पोलराइजेबल से हम पोलराइजेबिलिटी का टर्म भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है आइसोट्रॉपिक, दूसरा है एनाइसोट्रॉपिक। राइट, एनाइसोट्रॉपिक। अब पोलराइजेबिलिटी क्या है? देखिए, पोलराइजेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल polarizability is a property of a molecule that changes, that describes about the distortion taking place in a molecule when external electric field is applied. राइट। तो किसी भी मॉलिक्यूल, मान लीजिए कोई सा भी मॉलिक्यूल आपने लिया है, उस मॉलिक्यूल को आपने एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के साथ हम मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। उसकी जो शेप है, उसकी जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बदल जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हमें इस बात की सूचना, मतलब इंफॉर्मेशन देती है, उस प्रॉपर्टी को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। राइट। क्या होता है, बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, उसकी जो एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई। अब क्या होगा, अब मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, ओके। मतलब पॉजिटिव सेंटर अलग, नेगेटिव सेंटर अलग हो गया कुछ देर के लिए, क्योंकि हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है मॉलिक्यूल के ऊपर। तो उसके अंदर क्या हो गया, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जनरेट हुई।
induced dipole moment generated in the molecule। और इसी की वजह से ही तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बदल गई है कि नहीं। अब देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी होती है जिसकी पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसी होती है जिनकी पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप उस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन से डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो। मतलब जो हमारा आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है मेरे दोस्तों। वो क्या है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जो एनाइसोट्रॉपिक है ना पोलराइजेबिलिटी, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट है। मतलब सपोज करिए आपके पास कोई सा भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में आपने किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, चाहे वो यहाँ से हो सकता है। आप किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन से, लेकिन जो पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, वो किसी भी डायरेक्शन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, पोलराइजेबिलिटी जो इंड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है एज ए होल, जो उसका वैल्यू है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन से अप्लाई किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। हर एक डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से आप उस मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, उसका जो पोलराइजेबिलिटी होगा या फिर जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा वो सेम रहेगा हर तरीके से। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबल मॉलिक्यूल या फिर आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल मॉलिक्यूल, राइट। एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल मॉलिक्यूल की बात करें तो एनाइसोट्रॉपिक में क्या होता है, ये तो हमने बात करी आइसोट्रॉपिक की, आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। अभी अगर हम बात करें एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल मॉलिक्यूल की, पोलराइजेबल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा? एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल मॉलिक्यूल्स होती है ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। मतलब इन सब मॉलिक्यूल्स के केस में अगर आप किसी भी अलग अलग डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि अलग अलग डायरेक्शंस के साथ साथ आपका जो मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे कि सपोज़ करिए, मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, राइट। इस मॉलिक्यूल में ये वाला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, या फिर जिसे हम कहेंगे बॉन्ड एक्सिस। कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसे ऑब्जर्व किया गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल अगर होता है तो जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है मॉलिक्यूल में, या फिर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है मॉलिक्यूल में, या फिर जो पोलराइजेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हो बॉन्ड एक्सिस के, देन जो पोलराइजेबिलिटी होता है या फिर जो डिस्टॉर्शन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस केस, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल रखते हैं। तो ऐसे केसेस में जब पोलराइजेबिलिटी डायरेक्शन के साथ साथ बदलती रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ साथ, ऐसे जो पोलराइजेबिलिटीज़ होते हैं उन्हें हम एनाइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटीज़ कहते हैं। और एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होना एक मॉलिक्यूल के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो रोटेशनल रमन एक्टिव होना चाहता है, और यही होता है ग्रॉस सिलेक्शन रूल। गॉट इट?
जो स्पेरिकल रोटर मॉलिक्यूल्स होती है, स्पेरिकल रोटर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी होता है। स्पेरिकल रोटर्स हैव आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी एंड स्पेरिकल रोटर्स हैव आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी, लेकिन जो नॉन स्पेरिकल रोटर्स होती है दैट इज लीनियर एंड सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स जो होती है, उनके केस में क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी देखने को मिलता है। ओके, एनाइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी, राइट। ओके, सो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स और लीनियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होते हैं एंड हेंस दे आर रोटेशनल रामन एक्टिव, राइट। ओके, ऑल होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर रोटेशनल रामन एक्टिव। नाउ हम आते हैं मेन सिलेक्शन रूल्स पे, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पहले। ओके, सो सिलेक्शन रूल्स क्या कहती है, सिलेक्शन रूल्स नोट्स के बारे में वरी मत हुई है, मैं जितना भी लिखा है मैंने इस वीडियो में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। सिलेक्शन रूल्स क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल्स होता है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल्स फॉर रोटेशनल स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, फॉर एन अलाउड ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन क्वांटम नंबर और इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री फीचर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अच्छा, दो सिलेक्शन रूल्स होती है, क्योंकि हमें पता है कि दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोटेशनल रामन एक्टिव होते हैं। एक होता है लीनियर रोटर, दूसरा होता है सिमेट्रिक रोटर या फिर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। लीनियर रोटर डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 कोमा +-2, सिमेट्रिक रोटर डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 कोमा +-1 +-2। ओके, ये सिमेट्रिक रोटर के लिए है, ये लीनियर रोटर के लिए है, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस सिलेक्शन रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर द लीनियर रोटर, सिमेट्रिक रोटर का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे कि +-2 कैसे होता है, राइट। सेम अप्लाइज फॉर सिमेट्रिक रोटर ऑल्सो इन द सेम वे। तो हम जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन रूल, डेल्टा जे इक्वल्स टू +-2। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उस वजह से जो मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है उसे हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ, ओके लिख लेते हैं,
when the electric field incident of the electromagnetic radiation of फ्रीक्वेंसी मान लीजिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ओमेगा आई इंटरेक्ट्स with the molecule, it induces a molecular dipole moment given by what? Mu induced equals to alpha into E cos ओमेगा आई टी। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और ये हमारा पोलराइजेबिलिटी है। अल्फ़ा क्या है? पोलराइजेबिलिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फॉर्मूला ऐसा है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है ये। ओके, यहाँ पे हम क्या रेडिएशन यूज़ करेंगे? रोटेशनल के लिए कौन सा रेडिएशन यूज़ किया जाता है? माइक्रोवेव, राइट। अच्छा, नाउ अब हम क्या करेंगे? हमारा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल अगर ओमेगा आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रही है, मान लो, इफ द मॉलिक्यूल is rotating at an angular frequency ओमेगा आर। सपोज मान लो मॉलिक्यूल जो रोटेट कर रही है हमारी, वो ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है, ठीक है। और बाहर से जब हम उस मॉलिक्यूल को ऑब्ज़र्व करते हैं, उस मॉलिक्यूल के रोटेशन को, तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि जो उसकी पोलराइजेबिलिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। देन इट appears to the observer that the polarizability of the molecule is time dependent। अब टाइम डिपेंडेंट पोलराइजेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? विच इज़ गिवन बाय अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट प्लस डेल्टा अल्फ़ा कॉस ट्वाइस ओमेगा आर टी। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये अब इस लेवल पे जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जो टर्म्स हैं हम उनको समझते हैं। ये जो अल्फ़ा नॉट है, अल्फ़ा नॉट एक्चुअली क्या समझाता है? आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी को समझाता है। और ये पार्ट है एनाइसोट्रॉपिक का, जो कि है डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये आइसोट्रॉपिक है, ये ना तो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ साथ, राइट। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। दिस इज आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी अल्फ़ा नॉट, जो क्या किस पे डिपेंड नहीं करती। ये जो हमारा एनाइसोट्रॉपिक पार्ट है, जो
टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ इंक्लूड होती है। और इसका रोल क्या है? इसका रोल है, ये कंट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस पे इसका कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो हमारा एनाइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी है, जो ऑसिलेट करता है, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके। एंड ये जो कॉस, ये डेल्टा अल्फ़ा है, मतलब पोलराइजेबिलिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है कैसे? ये ऑसिलेट करती है। दैट इज़ डिनोटेड बाय कॉस ट्वाइस ओमेगा आर टी। चीज़ देखिए दोस्तों, सपोज़ ये हमारा मॉलिक्यूल है, राइट। ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को, और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब ये क्या है? दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा? डिस्टॉर्शन मैक्सिमम होगा। जब, मतलब एक टाइप का डिस्टॉर्शन होगा, मैक्सिमम होगा नहीं। मतलब मैंने एक केस बताया है, सपोज़ कि ये हमारा जो है ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का बॉन्ड एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट करता गया, रोटेट करता गया। जब वो एक्सट्रीम पॉइंट में आया तो उसका जो बॉन्ड का जो एक्सिस है वो तो परपेंडिकुलर हो गया ना अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ साथ। तो अभी जो डिस्टॉर्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर वो घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया। जब 180 डिग्री एंगल आया तो फिर से क्या हो गया? फिर से जो पहला वाला कन्फिगरेशन था बॉन्ड एक्सिस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम है। फिर से उसने रोटेट किया, मॉलिक्यूल ने रोटेट किया, रोटेट किया, फिर से वो पहले जैसा कन्फिगरेशन में आ गया, परपेंडिकुलर वाला। फिर से उसने रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, फिर से पैरेलल बन गया। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी है दोस्तों, एक रिवोल्यूशन में एक टाइप का कन्फिगरेशन 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके। एक रिवोल्यूशन में जब वो एक बार ऐसे रोटेट करता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बॉन्ड एक्सिस का जो कन्फिगरेशन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। एक टाइप का कन्फिगरेशन 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 आता है। 2 आता है इसलिए यहाँ पे, ठीक है। दिस 2 टर्म कम्स हियर बिकॉज ऑफ दिस। और जो मैंने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की बात करी उसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है, ये है। अब ये जो अल्फ़ा है, पोलराइजेबिलिटी है, जो मैंने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की बात करी थी उसका मैग्नीट्यूड ये है। अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा टाइम के साथ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। तो अब हम ये फॉर्मूला जाके यहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है। सो वी राइट इक्वेशन 1 ले लेते हैं ये वाला, और ये वाला इक्वेशन 2 ले लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में बिठाएंगे। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट म्यू इंड्यूस्ड इक्वल्स टू, अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा नॉट प्लस डेल्टा अल्फ़ा कॉस ट्वाइस ओमेगा आर टी इंटू ई कॉस ओमेगा आई टी, राइट। इसके बाद क्या होता है? वी हैव अल्फ़ा इंटू ई कॉस ओमेगा आई टी। ये क्या था? ये था हमारे ओमेगा आई जो है, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, प्लस डेल्टा अल्फ़ा कॉस ट्वाइस ओमेगा आई टी कॉस ओमेगा आई टी इंटू ई इंटू था, ठीक है। पहले ई आएगा, ये कॉस ओमेगा आर होगा, मैंने आई लिख दिया, सॉरी। सो नाउ यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, ठीक है। ये जो है कॉस ट्वाइस ओमेगा आई टी इंटू कॉस ओमेगा आर टी, तो इसको हम क्या करेंगे? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का एक फॉर्मूला है, इससे हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग कॉस एक्स इंटू कॉस वाई वाला फॉर्मूला वी गेट, कॉस एक्स और कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है?
हाफ इंटू कॉस एक्स प्लस वाई इंटू प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, राइट। तो हमारा जो म्यू इंड्यूस्ड वाला फार्मूला है, यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वाला जो फार्मूला है, वो कैसा होगा? अल्फ़ा नॉट ई कॉस ओमेगा आई टी प्लस हाफ इंटू ई इंटू डेल्टा अल्फ़ा कॉस ओमेगा आई प्लस 2 ओमेगा आर इंटू टी प्लस कॉस ओमेगा आई माइनस 2 ओमेगा आर इंटू टी, राइट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। अब इस कैलकुलेशन को गौर से देखिए। इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसमें एक कंपोनेंट ऐसा है, जो एक पोलराइजेबिलिटी वाला कंपोनेंट ऐसा है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसी में ऑसिलेट करता है। ओके, एक हमारा पोलराइजेबिलिटी। दूसरा जो है, मतलब जो हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसका एक कंपोनेंट क्या करता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो किस पे करता है? वो रमन स्कैटरिंग को समझाता है, ठीक है। रमन स्कैटरिंग, राइट। मतलब मॉलिक्यूल का खुद का अपना एक फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो जाता है वहाँ पे, जिसे हम कह सकते हैं ओमेगा आई प्लस 2 ओमेगा आर और ओमेगा आई माइनस 2 ओमेगा आर। मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी भी ऑसिलेट करने वाला एक डाइपोल मोमेंट है और शिफ्टेड रमन लाइंस पे ऑसिलेट करने वाला भी एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट which oscillates at incident frequency and another component which oscillates to give shifted रमन लाइंस, ठीक है। ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो है ही, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी भी है 2 ओमेगा आर, और एक है कम। तो ये समझाता है स्टोक्स को, ये समझाता है एंटी स्टोक्स को, ये समझाता है स्टोक्स को। ओके, सो ये जो लाइंस है, ये एक्स्ट्रा जो लाइंस है, ये तभी आएंगी जब हमारा जो डेल्टा अल्फ़ा होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी होगा, अगर वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ, तभी ये दोनों लाइंस जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन। जब हमारा एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। हेंस द पोलराइजेबिलिटी, हेंस the polarizability must be anisotropic for the appear. This is the gross selection rule actually for Raman spectroscopy, rotational Raman स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, अब ये जो डेल्टा जे इक्वल्स टू +-2 का कंसेप्ट आया था, ये कहाँ से आया था?
मॉलिक्यूल में जो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है मेरे दोस्तों, मॉलिक्यूल में जो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, वो जो डिस्टॉर्शन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक रिवॉल्यूशन में, मॉलिक्यूल के एक रिवॉल्यूशन में वो एक कॉन्फ़िगरेशन, एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन 2 बार रिपीट होता है। मैंने आपको वीडियो के थोड़ी देर पहले भी ये बताया था कि मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है। और इस तरीके से रोटेट करते दौरान पहले जब वो अपने इनिशियल पोजीशन में होता है, सपोज़ करिए बॉन्ड एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, अब वो एक्सट्रीम में चला गया, 90 डिग्री में परपेंडिकुलर बन गया, फिर से वो रोटेट किया ऐसे, तो फिर से उसका बॉन्ड एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया, फिर से वो इस एक्सट्रीम में आएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे एक टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई हमारा जो प्लस माइनस 2 का कंसेप्ट होता है वो यहाँ से आता है, यही से। द डिस्टॉर्शन इंड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड returns the polarizability to its initial value after a rotation of only 180 degree, that is twice the revolution. This is the origin of the delta J equals to plus minus selection rule in rotational Raman spectroscopy. लाइन हम लिख लेते हैं, the distortion induced in a molecule by an applied the distortion induced in a molecule by an applied electric field returns the polarizability to its initial value after rotation of only 180 degree, that is twice a revolution. This is the origin of delta J equals to plus minus 2 selection rule in rotational Raman spectroscopy. ओके, सो यही है रीज़न, ठीक है। प्रत्येक 180 डिग्री रोटेशन के बाद एक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिटर्न्स द पोलराइजेबिलिटी टू इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री एंगल। ओके, सो यहीं पे आज का वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ओके। और कन्फ्यूजन्स होने से कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।